Good evening, Nidhi ji. Please on your camera. Please unmute your mic. गुड इवनिंग। अबाउट आईज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल है। हमारे साथ अमित सर हैं, आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। आप कंफर्टेबल हैं? यस मैम। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो आप अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आप अभी वर्तमान में कहीं कुछ कार्यरत हैं तो बताइए। सर मेरी आरंभिक शिक्षा बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज से हुई है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से किया है और मैंने सर हिंदी साहित्य पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनपीजी कॉलेज लखनऊ से किया है। वर्तमान में मैं होम मेकर, मदर और सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। ओके, कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर अराउंड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। और उसके बाद कितने साल का बच्चा है आपका? सर 8 ईयर्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग से कब किया, बीटेक कब कंप्लीट किया आपने? सर 2015। 2015। उसके बाद आप हिंदी साहित्य में चले गए, ऐसा क्यों? सर जब मैंने ये तैयारी शुरू की थी 2020 में, तो सर उस समय ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। इस वजह से मैंने उसी में अपना कंटिन्यू करना उचित समझा, योग्यता बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेक्निकल से गैप हो गया था। इसी वजह से मैंने हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर। आपने कॉरपोरेट सेक्टर में काम क्यों नहीं किया, जो आपने जहाँ पे 4 साल पढ़ाई करी? और आईईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं मानता हूँ कि आप एक काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट रहे होंगे। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो क्यों आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे नहीं रखा? सर चूंकि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मेरी जो प्रायोरिटी थी वो पीएसयू ही थी। बट सर फाइनल सिलेक्शन मेरा पीएसयू में नहीं हो पाया और उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस की तरफ कंटिन्यू किया, इस वजह से सर। ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, प्रशासन में जाएंगे तो आप क्या सुधार कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से लेकर, खासतौर से पावर सेक्टर सर में? यस सर। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर है और एनर्जी समाज के हर तबके को प्रभावित करती है, चाहे वो कृषि हो या कॉरपोरेट। तो और जैसा कि आजकल सिनेरियो भी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और एसडीजी 7 भी हमें क्लीन एनर्जी के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगी, मैं ये कोशिश करूंगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें और सर मैं अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के लिए भी प्रयास करूंगी। ओके। इंडिया में क्या क्या समस्याएं हैं ईवी को लेकर? सर ईवी को लेके जो सप्लाई लेवल पे समस्या है वो है कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें सप्लाई चेन इशू फेस करना पड़ रहा है और ह्यूज डिपेंडेंसी चाइना पर है। अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग जो पॉइंट्स हैं वो अभी वृहद रूप में अवेलेबल नहीं है, खास करके जो रूरल और सेमी अर्बन रीजन है वहां पर। और तीसरा सर प्राइस, जो कंपैटिबिलिटी है बाकी जो व्हीकल है उनके रिस्पेक्ट में, वो अभी उस तरह नहीं आ पाई है सर। पर्यावरण की दृष्टि से क्या नुकसान है ईवी? सॉरी सर। पर्यावरण की दृष्टि से ईवी से क्या नुकसान है? सर चूंकि ईवी क्लीन फ्यूल है, परंतु जो इसके मिनरल्स जो जिन चीजों से बनते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग की वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ये एक पोटेंशियल रिस्क कहा जाता है। और कुछ? सॉरी सर, और मेरी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में इतना ही अभी रिकॉल कर पा रही हूँ।
चलिए, अच्छा ये बताइए कि भारत में जो बिजली प्रोड्यूस होती है कितने परसेंट थर्मल पावर प्लांट से होती है? सर अराउंड 48%। ठीक है, अराउंड 40% मैंने मान लिया। अब जो आपकी ईवी से गाड़ियां चलती हैं उसमें बिजली कहाँ से आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। वो यस। कोल बेस्ड होते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ईवी से हम पोल्यूशन को सिटी से हटा के थर्मल पावर प्लांट में फेंक दे रहे हैं, ट्रांसमिट कर दे रहे हैं? सर हमने जो अचीव किया है 52% जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, और धीरे धीरे हम कोल से शिफ्ट करके रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। तो ये साइकिल धीरे धीरे, और देखा भी गया है कि लोग अब रूफटॉप सोलर पैनल को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं, और खास करके यूपी में देखा गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली करके हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो ईवी का फाइनल एम है कि पोल्यूशन फ्री जो ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए कि आप ये कहिए कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई थी यस सर। और इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हुई थी। यस सर। तो इंडिया यूरोपियन की जो ट्रेड डील थी उसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहते हैं? सर क्योंकि जो ये ट्रेड डील हुई थी वो काफी बड़े एक वास्ट सेगमेंट में हुई थी। एग्रीकल्चर से लेकर क्रिटिकल एनर्जी से लेकर टेक ट्रांसफर, हर एक सेक्टर को इस ट्रेड डील ने छुआ है। और ईयू क्योंकि खुद में अपने आप में काफी बड़ा एरिया है, और चूंकि एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया एक कंट्री है और बहुत बड़े एरिया को टच कर रहा है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ओके, अच्छा बिस्मार्क, बिस्मार्क को जानते हैं? बिस्मार्क के बारे में सुना है? आपने पढ़ा है? सर थोड़ा। थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। उसने एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यूज़ किया था, क्या है वो? सॉरी सर। ये ठीक है। चलिए, ये बताइए कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, आप मानते हैं इस बात को? यस सर, अब करप्शन है, प्रेजेंट है सर। वी आर अंडर रैंक ऑफ 96 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में। तो करप्शन क्यों है और आप उसे कैसे इरेडिकेट करेंगे, हटाएंगे? सर एज एन एसडीएम सर। हाँ, एज एन एसडीएम या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप किसी भी एज ए किसी भी तरीके से। आप चलिए, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बताइए आप कैसे करें। सर करप्शन का रीजन तो काफी हद तक करप्शन को नॉर्मलाइज करना या करप्शन का कल्चर कई बार देखा गया है, इस वजह से एक सिस्टम बन गया है। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी काफी हद तक करप्शन का कारण बनता है। इसी कारण करप्शन अभी भी काफी सेगमेंट्स में बढ़ गया, अभी भी है प्रेजेंट। और सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मेरे रीजन में कोई भी काम इस तरह का मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस करूंगी। जैसे कि देखा गया है कि डीबीटी के माध्यम से करप्शन पर काफी लगाम लगी है, इस तरह की चीजों का यूज करूंगी। और मैं अपने ऑफिस में भी लोगों को अवेयर कराऊंगी कि अगर करप्शन किया जाता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और चूंकि स्टेट की भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट करप्शन, तो मैं एक मीट मंथली या बाई वीकली अरेंज कराऊंगी इन माय ऑफिस या जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में है ऑफिशियल्स, ताकि उन्हें वो अवेयर रहें इन चीजों के लिए। आपके ऑफिस में आपका स्टाफ जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और आपको ये चीज़ पता है, आप क्या एक्शन लेंगे? सर इसके तहत मैं उनकी कंप्लेन करूंगी, क्योंकि करप्शन के लिए कोई भी टॉलरेंस नहीं है। और उनको जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उसको मैं आगे प्रोसीड करवाऊंगी। आप कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट आपके पास आएगी। अगर आपसे मान लीजिए कोई पब्लिक आती है और वो कंप्लेंट करती है, जनता दरबार आपका लगता है, उसमें कहते हैं कि इस स्टाफ ने आपसे ब्राइब लेने की कोशिश करी, तब आप क्या करेंगे? पब्लिक आपको देख रही है।
सर ऐसे में पब्लिक का विश्वास भी मायने रखता है, तो मैं उनको पूरा विश्वास दिलाऊंगी कि उनकी इस कार्य की पूरी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। फिर मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करूंगी। लेकिन आपको अपने स्टाफ के साथ काम भी करना है। उस केस में आपके साथ एथिकल डिलेमा नहीं आ जाएगा कि वो काफ़ी काम देखता है स्टाफ आपका, और यदि सर आपको लगता है कि आपसे आप उनको कुछ अपोज करेंगे तो आपके कामों में परेशानी भी हो सकता है। सर इंटीग्रिटी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं होता, किया जाना चाहिए। और चूंकि अगर व्यक्ति करप्शन कर रहा है सिस्टम में, तो वो भी सिस्टम की एफिशिएंसी को खराब ही कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का सिस्टम में अगर काम ना ही करे तो ही बेटर होगा, और उसके स्थान पर मैं दूसरे बेटर ऑनेस्ट स्टाफ की व्यवस्था करवाऊंगी। अच्छा, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सुना है? यस सर। अब मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई टेंडर निकालना है, और उस टेंडर में आपके किसी क्लोज रिलेटिव ने, मान लीजिए आपके हस्बैंड ने भी अप्लाई किया हुआ है, और आप जो हैं उसकी डिसीजन मेकर हैं, तो आप किसको चुनेंगे? और आप किसको चुनेंगे, चलिए बताइए। सर फर्स्टली मेरे पास अगर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कहा भी गया है कि जस्टिस मस्ट अपीयर टू बी डन, तो सर मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हवाला देते हुए स्वयं को इससे न्यूट्रल कर लूंगी। पर अगर तभी भी मेरे पास अगर ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो मैं जो टेंडर के, क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो फॉलो करते हुए जो भी व्यक्ति या कंपनी उस चीज को कंप्लीटली फॉलो कर रहा होगा, मैं उसी को अलर्ट करूंगी। आपने बोला आप अपने आप को हटा लेंगी, रिक्यूज कर लेंगी वहां से, यदि ऐसा आता है? सर अगर अगर ये पॉसिबल होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में ऐसा देखा भी गया है कि ऑफिशियल्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताकर, क्योंकि न्यूट्रल दिखना भी जरूरी है, जस्टिस मस्ट अपीयर टू बी डन, सिर्फ जस्टिस होना और अपीयर टू बी डन भी उतना ही आवश्यक है समाज में और सोसाइटी में। तो इफ मेरे पास ऑप्शन रहेगा तो मैं इस चीज को फॉलो करूंगी। अच्छा, यदि मान लीजिए सेम सिचुएशन आती है किसी और डिपार्टमेंट में, आपके ही कोई कलीग हैं और उनके साथ सेम सिचुएशन आती है कि उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मगर वो ये कहती हैं कि मैंने ओथ ली है एंड आई विल वर्क फॉर दी ऑनेस्ट, वर्क विद ऑनेस्टी एंड आई विल वर्क फॉर द नेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भले ही है, बट मैं वहाँ से नहीं हटूंगी, जो मेरी ड्यूटी में वो ड्यूटी करूंगी मैं। तो वो स्टैंड आपके हिसाब से कैसा है? सर अगर वो अपनी कैपेसिटी में, और उन्हें अगर लग रहा है कि वो ये कर रही हैं और इससे समाज पे भी लोगों में जस्टिस अपीयर टू बी डन और जस्टिस डन दोनों भावनाएं इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो ये स्टैंड उनका उनके हिसाब से सही है। क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि आपको विश्वास नहीं है कि आप एक अनबायस्ड डिसीजन ले सकते हैं यदि आप उसमें रिक्यूज कर रहे हैं तो। अगर आपको कोई सामने वाला बंदा रिक्यूज करने को कह रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप अपने आप ही हो रहे हैं तो ये लगता है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं, मेरे से गलत हो सकता है, इसलिए मैं अपने आप को हटा देती हूँ पहले ही। ऑब्जेक्टिविटी पे काम नहीं करेंगे आप। सर जैसा कि कई बार देखा गया है कि ऑफिशियल्स पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि पब्लिक में संस्था का विश्वास बना रहे, इसलिए कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस चीज से पहले ही सेपरेट करने का, ताकि उन्हें पता है वो ऑब्जेक्टिविटी से कार्य करेंगे और उन्होंने शपथ ली है। पर अगर पब्लिक में इस बात से अधिक विश्वास उत्पन्न हो रहा है, तो वो उस तरह के डिसीजंस भी कई बार लिए गए हैं सर। देखिए, पब्लिक में कई बार डिसीजंस लिए जाते हैं जो पब्लिक को फेवर में नहीं होते, बट वो लॉन्ग टर्म में अच्छे डिसीजंस होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर मिला है कि आप एक बस्ती आपको खाली करानी है, गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रखा है, आपको वो खाली करवाना है, उसमें कई हॉकर्स भी हैं, कई दुकान लगाते हैं, तब आप उस समय क्या करेंगे? सर तो ऐसे केस में यही यही किया जाता है कि उनको कहीं और रिप्लेस किया जाए जहां पे वो अपनी बिक्री भी कर पाए, और जो जो जगह है, अगर अतिक्रमण है, अगर वो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को प्रभावित कर रही है, तो उसको खाली करा के उनको रिप्लेस किया जाता है। नहीं,
प्लेस आप कैसे करेंगे? वो तो इलीगल लैंड, इलीगल है उनका, इंक्रोचमेंट जो है इलीगल है। सर आवास के आवास या केस। कार, दोनों केस में, दोनों ही केस में। सर उनको चिन्हित करके उनको जो और भी हाउसेज या प्लेसेस अलॉट हैं वो उन वहां पर रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि उनको उनकी जीविका से, उनके आवास से वंचित करना भी कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। चलिए ठीक है। अच्छा, रोहिंग्यास क्या है? सर म्यांमार से माइग्रेंट्स, रोहिंग्या माइग्रेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं, उन्हें ही रोहिंग्यास कहते हैं। वो सब इलीगल है या यस लीगल सर, है? मोस्टली सर जो जो भी इन्फ्रिंजमेंट करके बॉर्डर का आते हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स ही कहलाते हैं। अगर उन्होंने कब्जा कर रखा है सरकारी ज़मीन पर और आपको उन्हें हटाना है, तब आप क्या करेंगे? तब उन्हें आप विस्थापित करेंगे या क्या करना है? सर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कैंप्स बनाए हैं सेपरेट उनके लिए, वहां पर उनको अलॉट किया जाता है। चलिए बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन सेक्टर काम कर रहा है, इस समय ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, कोचिंग का बिजनेस चल रहा है, तो ये क्या, ये सही है ऑनलाइन पढ़ाना या ऑफलाइन कुछ फेवर करते हैं? सर ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं देखा गया है कि एजुकेशन का लोकतांत्रिकरण हुआ है। आज जो रिमोट रीजन में जो बच्चा रह रहा है वो पहले कहीं कुछ मेट्रो सिटीज में जाकर ही तैयारी करता था, आज वो अपने घर पे रहकर तैयारी कर सकता है और अपनी एजुकेशन को या किसी भी स्ट्रीम में यहाँ तक कि कोर्सेज, इसरो ने भी अपने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन लॉन्च किए हुए हैं। ओके, ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर होता है, ओवर हो गया। थैंक आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। सर फीडबैक कैसा रहा सर? ठीक है, आपको कैसा लगता है आप बताइए। सर मैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले में कोशिश कर रही थी बैलेंस करने की, बट किस डायरेक्शन में गया आप एक बार गाइड कर दीजिए। कोई नहीं, आपकी डायरेक्शन जो है वो आपके लिए है, आपके हिसाब से होगी डायरेक्शन। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि एक आपने जस्टिस केहर का नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस सर? केहर, केहर सरदार जी थे। एक हर, यस सर, आप कमिटी सर्च करना, थी कुछ। चीफ यस सर। चीफ जस्टिस भी बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे शायद, आप एक बार सर्च कर लेना। तो उनके पास एक बार केस आया, उसमें उनका कुछ इंटरेस्ट था या उनके रिलेटिव थे, तो कुछ भी, तो उन्होंने बोला कि वाई शुड आई रिक्यूज फ्रॉम द केस, मैं उससे रिक्यूज क्यों करूं? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मतलब लगता है, जबकि मैं तो ओथ पे काम करता हूँ, मैंने तो ओथ ली है कि मैं संविधान के प्रति निष्पक्ष होकर न्याय करूंगा। तो यदि मैं अगर अपनी पोस्ट से हटता हूँ तो यानी मैं निष्पक्ष नहीं हूँ कहीं, किसी न किसी जगह पर, है ना? तो उन्होंने ये अपना रीजनिंग दिया। रही बात आपको, आप अपने पे, जो मेरा पर्सनल है, आप अपनी जगह पे काम करिए भाई। आप अपना काम करेंगी, चाहे वो आपके क्लोज रिलेटिव हो या कोई भी हो, तो आप उनमें डिसीजन ऑब्जेक्टिविटी पे लेंगे, मेरिट्स पे लेंगे, और आप जो भी काम करेंगे प्रॉपर रीजनिंग के साथ उसमें आप करेंगे कि इसमें ये रीज़न थे, ये गुड पॉइंट्स हैं, ये बैड पॉइंट्स हैं, दैट इज़ वाई मैं ये काम कर रही हूँ। रीजनिंग दे दिया, जस्टिस टू बी डन, जस्टिस सीम्स टू बी डन में। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ऐसा ऐसा है, या फिर आप इसमें कैसे कर देंगे, इसमें ये इन्वॉल्व हैं और ये मेरे से रिलेटेड है, यदि किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना रेज कर सकता है, तो आई कैन रिक्यूज। अगर आपको विश्वास नहीं है तब मैं हट सकती हूँ, अपने सीनियर को बताएं और पब्लिक को भी बताएं उस केस में। बट आप सीधे सीधे अगर हट जाते हो तो मुझे लगेगा कि मैं निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाऊंगा, है ना? यस सर। तो इस डायरेक्शन में मेरे से कन्विंस मत होइएगा। आप अगर कन्विंस खुद हुए हैं तभी सही है, नहीं तो कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे कुछ और ही बोल दोगे। ठीक है, रीज़न समझ लो आप बस, ये जरूरी है। बाकी अगर आपसे पूछते हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो आपको, वो 2015 में आपने बीटेक कंप्लीट किया और 2026 है, ठीक है? तो ये ऐप आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आप करोगे वो आप देखिएगा।
15 में आपने करा, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मेरे ख्याल से मैरिज आपकी हो ही गई थी, बीटेक के बाद तुरंत ही मैरिज हो गया था आपका, लगा है ना? यस सर। तो क्या लव मैरिज थी या नॉर्मल था? सर नॉर्मल। बिकॉज वो भी बोल सकते हैं कि आपने 16 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उस टाइम आप शादी कर दिया आपने, तो आपने फर्दर कैसे करा, या फिर कुछ नहीं हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट जबरदस्ती हुआ, या क्या जो भी आपका मतलब रहता है ना, फैमिली प्रेशर में आपने किया, तो वो बट आप बोल सकते हैं कि ठीक है, एट द टाइम इट वाज, जैसा पेरेंट्स ने करा सही, आई वाज लुकिंग गुड, मैंने उसी हिसाब से किया, फिर मैंने अपना रोड करा, तो मेरे करियर में ब्रेक आ गया, और ब्रेक किया था मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके बाद देन आई स्टार्टेड अगेन। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। आपने एक बात बोली थी, बहुत सही बोली थी, वो आपने फेयर आंसर दिया था कि आप पीएसयू में सिलेक्ट नहीं हुए थे, इसलिए आपने क्यों कर दिया, तो मुझे लगा ये आपका ऑनेस्ट आंसर है और इसमें कोई यस गलत सर। नहीं है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं आराम से। बाकी आप करप्शन पे काम कीजिए, करप्शन कैसे हटेगा, बीटेक है, आप इंजीनियर हैं, तो आप आईसीटी यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और अब जनता के साथ दूर संचार बढ़ाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, रिलैक्स रहिए, आराम से दीजिए, आराम से करें। सर एक केस स्टडीज जो ट्रांसक्रिप्ट्स में आ रही हैं, हाँ इस तरह से आ रही हैं कि एक गौशाला है और एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है, और वहां पे आपको भेजनी है एम्बुलेंस, तो किस जगह भेजेंगे? इस तरह के केस स्टडीज अब आ रहे हैं। अभी करंट में जो लोग लेके आ रहे हैं, यस सर। कहाँ कहाँ? गौशाला? और स्कूल है और एक 1,000 बच्चों का स्कूल है और एक हॉस्पिटल है। हम्म, तो आप इसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से स्कूल में भेजेंगे, अगर आपका लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भेजने की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी इलाज चल ही रहा है ना? कुछ था कि हाँ, उन्होंने क्लियर नहीं बताया था कि आग लग गई है या क्या हो गया है, एम्बुलेंस भेज। हाँ हाँ। और आज भी इसी तरह का कुछ था कि एक नाव है, उसमें 2 लोगों को ले जाना है, एक दिव्यांग है, एक बूढ़े हैं और एक बच्चा है, तो किन 2 हम्म। लोगों को आप ले जाएंगे? देखिए, पहले तो आप अगर इसमें डायरेक्ट आंसर देंगे ना, तो मैं तो कहूँगा पहले थोड़ा देखिए कि एक ही नाव है, क्या हम वेट कर सकते हैं, क्या और नाव का इंतजाम हो सकता है, अगर फिर भी आपको वो ग्रिल करते हैं कि नहीं एक ही नाव है, एक ही जाना है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आप बच्चे को ले जाइए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बुढ़े ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, वो देश के अब ज़्यादा काम आएगा नहीं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बच्चा ही है। ठीक है, द बट मोस्ट सर वहां पे प्रोडक्टिव। मतलब 2 लोग को ले जाना है, मैं नहीं, मतलब वहां पे उन 2 को चूज करना है। और जस्टिफाई सर किस किस तरह करेंगे? जिसको नहीं ले जा रहे हैं उसको भी किस तरह जस्टिफाई करेंगे? तो देखिए, जस्टिफाई ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले तो आप ऑप्शन देखेंगे क्या दो नाव आ सकती हैं, क्या किसी तरीके से लोड कम करके उनको ले जा सकते हैं, पहले आपको ये पॉसिबिलिटीज देखनी है। और अगर क्या आप जैसे मान लीजिए आप दो चले गए, क्या इन बिटवीन थोड़ा थोड़े टाइम तीसरा आदमी वेट करेगा, दूसरा नाव आ जाएगी, कोई रेस्क्यू हो जाएगा? अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है लास्टली, तो मैं ये कहूँगा कि हम्म, जो ओल्ड एज पर्सन है उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, और इसमें यही डिसीजन बनेगा कि छोड़ना पड़ेगा हमें, पहले बच्चों को और महिलाओं को ही इवैक्यूएट कराते हैं सबसे पहले। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता है कैसे जाना है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो वैसे ही उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अब ओल्ड एज में है, वो ओल्ड एज में सीधी सी बात है कि ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, तो आई थिंक अगर कंपैरिजन करने को मिलेगा तो मैं उन्हीं को छोड़ सकती हूँ, ऑल्दो विद हैवी हार्ट, मुश्किल होगा बट लेना पड़ेगा, अगर मुझे ये डिसीजन है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, इस तरीके से। और दिव्यांग और बच्चे को सेव कर लेंगे। हाँ, ये मतलब मेरा रीजनिंग रहेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आगे वाला फ्यूचर है, आप उसी को तो ले जाओगे ना, यस सर। और ऑप्शन है नहीं, तो बूढ़े को ही छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकलिटी वो काम करेगी वहाँ पे, और आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, इमोशन इंटेलिजेंस का काम यूज करना पड़ेगा। और सर शंकराचार्य इशू पे पूछा था कि मतलब वहां पे कैसे बैलेंस स्टैंड लेना है? वैसे अगर ये शंकराचार्य हम इशू में क्या, क्या क्या पूछा था, क्या पूछा था बताइए?
कि फालतू में परेशान किया जा रहा है। एक लोग से लास्ट में बोला था कि चुपचाप ले जाने दिया जाता, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो अब कैसे मतलब बैलेंस स्टैंड लें, क्योंकि प्रशासन के अगेंस्ट जनरली नहीं जाते हैं, और फिर कैसे हम्म। क्या मैनेज अच्छा, एक करेंगे? बार आप पूरा बताइए शंकराचार्य इशू क्या था, क्या क्या हुआ था, आपको क्या क्या पता वो? सर, जितना मुझे पता है कि वो पालकी के साथ जाना चाह रहे थे, पर हम्म। उनको अलाउ नहीं किया था, तो वो कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। और हम्म। जो उनके साथी थे, जो संघ में लोग थे, उनको भी मतलब उनके साथ भी मारपीट और चोटी घसीटना जैसे इवेंट्स हुए थे पुलिस के द्वारा। तो हम्म। ये काफी वायरल हुआ था चीजें, और तो इसी के लिए पूछा था। देखिए, आपको जितना पता है उसके हिसाब से प्रशासन में जो नियम और कानून है उसी से हर व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर वहाँ पर पालकी से जाना अलाउड नहीं है, अगर दो ही बंदे जाने हैं, तो मेरे ख्याल से प्रशासन के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। और यदि वो कानून से आहित हैं या उनसे एग्री नहीं करते हैं, कोई चीज़ गलत होती तो आप न्यायालय के मार्ग पर भी जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको स्पेशल चीज़ चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रशासन से, है ना? भाई आप यस। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रशासन के नियम के साथ नहीं जाओगे। आप प्रशासन के नियमों का पालन करना है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई प्रभुत्व वाला व्यक्ति हो। मैं ये कहना चाहता हूँ। और सर, जो ये कियोस्क क्रिएट हुआ था जो मारपीट वाला, उसको वो कह सकते तो हैं कि अब बेटर तरीके से डील कर सकते थे या कुछ? देखिए, ऐसा है कि जो भी आपके पास खबर आ रही है वो मीडिया के माध्यम से आ रही है इस समय। यस सर। हमें दूसरे पक्ष को भी जान लेना जरूरी है। यदि क्योंकि प्रशासन पे विश्वास मैं पहले ही करूंगी, क्योंकि कभी भी प्रशासन किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, खास तौर से उस व्यक्ति के साथ जो प्रभुत्व वाला व्यक्ति है। इस बात में मेरा विश्वास है। तो हो सकता है कि क्या गलतियां रही और किसकी गलती रही, ये अभी मुझे क्लियर नहीं है ना? यदि प्रशासन बिना किसी बात के किसी के साथ मारपीट करता है तो वो गलत है, यदि बिना किसी बात के कर रहा है तो। लेकिन हमें दोनों पक्ष की बात सुननी जरूरी है, तभी हम एक बेहतर निर्णय पे मिल जाए, मतलब आ सकते हैं निर्णय पर कि क्या वो सही हुआ या गलत हुआ। यदि आप प्रशासन से भिड़ोगे तो प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, न्याय के हिसाब से, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से जो बनती है वो करनी पड़ेगी। तो ये सर मतलब जस्टिफाइड है, अगर वो लोग है वो क्रिएट कर रहे हैं तो प्रशासन इस तरह के कर सकता है ये सब? जी, यदि आप उनको वार्निंग दे सकते हैं। क्या उनको वार्निंग दी गई थी? क्या उन्हें बताया गया था कि आप ऐसा ना करें? यदि उनको ये सब चीज़ें करा गया था, यदि ये सब चीज़ें हुई थी, उनको वार्निंग दी गई थी, उनको समझाया गया था कि आप ऐसे मत करिए, प्रशासन का ये है जो भी तरीका है, उसके बाद भी अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो आपको तो करना पड़ेगा ना। प्रशासन ऐसे मतलब हाथ में हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता है ना फिर। अगर आप मान लीजिए भीड़ कंट्रोल करने के लिए आए हैं और आपने भीड़ को समझाया भी है, और फिर भी उसमें कोई आपराधिक तत्व जबरदस्ती कानून को हाथ में ले रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो प्रशासन को फिर मजबूरन, ना चाहते हुए भी, ये बात जरूर रखिए, मजबूरन ना चाहते हुए भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है सर। ठीक है, तब आप सेटिस्फाइड हैं इससे? हाँ सर, मतलब मैं श्योर नहीं थी कि ये मारपीट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो नहीं, कभी भी जस्टिफाई मारपीट नहीं होगी। मारपीट कभी जस्टिफाई नहीं होगी। यदि उनको वार्निंग भी दी गई थी और उनको चेताया भी गया था, और उसके बाद भी यदि आप नहीं आ रहे हो, तो प्रशासन को अपनी लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए ये शायद जरूरी कदम हो सकता है ना? इस तरीके से आप करें। और आपको याद रखिए, आपके पास पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था, मीडिया की रिपोर्ट ही है बस आपके पास। और अभी यस भी सर। अगर गलत हुआ, अगर अभी भी गलत हुआ है उनके साथ, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। न्याय प्रणाली में व्यवस्था है, प्रशासन के खिलाफ जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए आप फिर। ठीक है, बस। सर, और यूएस ट्रेड डील का जो है क्या है वो, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया में, और उसके पेपर इंडिया ने रिवील नहीं किए हैं जबकि यूएस ने किए हैं, तो इसको कैसे ये डील कैसे जस्टिफाई करें हम? देखिए, डील जो भी हुई है सीधी सी बात है, सरकार ने बोला है नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हमने किया है। अब नेशनल इंटरेस्ट हमारा है तो हमारा यही स्टैंड है।
और अभी तक किसी भी आधिकारिक स्रोत पे नहीं बताया गया कि हमने तेल लेना बंद कर दिया है या हमने ये चीज़ें कर दी गई हैं। तो आपको सरकार के उसके साथ जाना है कि जहाँ तक मेरे को समझ आई है, सामने आया है, वो ये है कि हमने जो भी डील करी है नेशनल इंटरेस्ट में किया है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, हमारा जो सेक्टर है वो डेवलप भी होगा। जो सब ये सब सारी बातें आपको गवर्नमेंट का स्टैंड बोलना है। तो यूएस ने जो करा उसे बोलने दो, वो तो कुछ भी बोल देगा, वो तो बोलेगा भारत पाकिस्तान लड़ाई में नहीं, दैट इज नॉट हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है हमारी सरकार ने क्या बोला है, बस। हमें सरकार ने जो डिसीजन लिया है समय के साथ अपना आगे आ भी जाएगा, डॉक्यूमेंट आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आ जाएगा, उसमें क्या है ये चीज़। ठीक है। तो इस केस में मैं कहूँगा सरकार के साथ ही रहना पड़ेगा आपको इस केस में, ठीक है। ठीक है सर, तो इतना ही। और सर कुछ नहीं बस चीजें जो मैं देख सकूं? बाकी ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सोच समझ के आंसर दें कि ईवी के नुकसान पढ़ लें, जो मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ लें एक बार, ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर।